अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी। डायबिटीज़ के प्रोग्राम आप देखते हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फोरम से, यानी कि फ़ेसबुक का पेज डायबिटीज़ पाकिस्तान, जिस पे आप हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त वॉच कर रहे हैं। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 1994-95 में मार्ज़ वजूद में आया, लाहौर में 71 जेल रोड लाहौर, सर्विसेज हस्पताल के सामने ताज आर्केड के पीछे। मैंने कहा आज आपको एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बता दूं ताकि आप गूगल मैप्स में देख लें कि हम कहाँ से आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जो तकरीबन 25 साल का सफ़र है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का, इसमें कुछ कंसल्टेंट्स तो शुरू से ही हमारे साथ हैं और कुछ जो हैं उन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये जो प्रोग्राम्स आप देखते हैं हमारे फोरम से, इसका मकसद यही है कि लोगों की फलाह आमा के लिए उनमें एक शऊर बेदार करना कि ज़ियाबीतस के बावजूद आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है शुगर नो प्रॉब्लम, डॉक्टर नवीद मैनेज इट विद डॉक्टर नवीद शहजाद। डॉक्टर नवीद शहजाद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। थैंक यू सर। डॉक्टर नवीद शहजाद का मुख्तसरन तारुफ़ कराता चलूँ। डॉक्टर साहब ने MBBS किया, उसके बाद अपनी फ़ेलोशिप की और फिर मुख्तलिफ़ मेडिसिन में काम करने के बाद, शोबों में काम करने के बाद, अब हमारे यहाँ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बतौर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने रमज़ान के महीने में एक प्रोग्राम हमारे साथ मिलके किया, जिसमें इन्होंने बेहतरीन मालूमात फ़राहम की उन लोगों को जो रोज़ा रखना चाह रहे थे और वो कौन से लोग हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। बहुत पॉपुलर हुआ प्रोग्राम, बहुत पसंदीदगी हुई, बहुत से लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया। लास्ट थर्सडे को मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर एक और प्रोग्राम किया और डॉक्टर साहब का फोकस ये था कि हम बहुत से तबकात के लिए प्रोग्राम करते हैं, मगर ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए जिनको हमल के दौरान पता चले, प्रेगनेंसी के दौरान पता चले कि उनको शुगर हो गई है। इस पे डॉक्टर साहब ने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की और बहुत सी मालूमात दी। डॉक्टर साहब, आज उसी प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। थोड़ा सा रीकैप दे दीजिए जो हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था। जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने ये लोगों को ये बताया था कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको जो शुगर होती है तो आपने उसको देखना कैसे है, किन ख़वातीन के अंदर हमने स्क्रीनिंग करनी है, देखना है कि इनको शुगर हो सकती है और कौन कौन सी अलामात हैं उनको आपने देखना है और माँ और बच्चे की सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं। ये हमने जो अपना लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमारा मेन जो फोकस था वो इन चीज़ों के ऊपर था। ठीक है। आज हम इंशाल्लाह ताला उससे एक कड़ी और आगे चलेंगे और हम कोशिश करेंगे ताकि लोगों के ज़हनों में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं, जो ख़वातीन हैं जिनको इतना इल्म नहीं है, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोलीग्स, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ की तरफ जो है वो ध्यान दें और फोकस रखें और जहाँ ज़रूरत हो हमारी हेल्प लें, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। आप अलहदा से एक चीज़ को ख़ुद से मैनेज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि ख़ातून है और उनको हमल है और पता चल गया कि शुगर है, स्क्रीनिंग हो गई, पता चल गया, अब वो अपनी शुगर मॉनिटर कैसे करें, चेक कैसे करें और क्या रेंज, किस रेंज के दरमियान रखें? जो अगर ख़वातीन को हमल के दौरान अगर शुगर हो जाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी शुगर को जो है वो चेक करें। इसमें जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, जो गाइडलाइंस हमें जो प्रोवाइड करती हैं, जो डायबिटिक एसोसिएशन है, वो ये कहती है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 दफ़ा जो है वो दिन में शुगर चेक की जाए शुरू में। बाद में अगर ये भी कहा जाता है कि अगर शुगर बेहतर हो जाती है या उन्हें पता लग जाता है कि अब मेरी इतना कंट्रोल अच्छा चल रहा है, तो वो उसको फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ के अंदर हमने लास्ट टाइम जैसे कहा था कि अगर 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से
ज़्यादा हो जाएगी शुगर फास्टिंग में, खाली पेट यानी कि 8 घंटे कुछ ना खाया हो, तो उनको डायबिटीज़ होगी, ज़ियाबितीज़ का मर्ज़ होगा। ठीक है। अब ये है कि हमारा टारगेट तो इससे कम होगा, यानी कि 95 से हम कम रहे। दूसरा ये कि अगर 1 घंटे के बाद है, वो हमने कहा था कि मिनिमम जो है वो 40, ठीक है, 1 घंटे बाद जो है वो 140 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो डायबिटीज़ होगा। तो हमारे यही टारगेट होंगे इसके अंदर भी, कि जो हमने पहले बताया था कि ये तशख़ीस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा ये कि एक दफ़ा वो अपना खाली पेट जो है वो शुगर चेक करें। दूसरा ये कि जो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जो प्री डिनर यानी कि रात के खाने से पहले, दोपहर के खाने से जो पहले शुगर्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि जो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो ज़ियाबितीज़ होता है, उसका मर्ज़ लाक होता है, वो पोस्ट प्रेंडियल होता है। ओके। वो ये होता है कि खाना खाने के बाद कितनी देर बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, दोनों चीज़ें हम लास्ट टाइम हमने इसको क्राइटेरिया को अपने को डिस्कस भी किया था कि 1 घंटे बाद शुगर कितनी हो, 2 घंटे बाद कितनी हो और खाली पेट कितनी हो। तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे और कहेंगे कि खाना खाने के बाद जो शुगर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है या उसका हिस्सा ज़्यादा होता है जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर होती है। तो उसको चाहिए कि हम उसको मॉनिटर करें। बाकी अगर कोई चाहे तो वो दिन में इससे भी ज़्यादा दफ़ा मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, 6 टाइम्स भी मॉनिटर कर सकता है। उसमें ये होगा, एक खाली पेट होगी, 3 जो है वो 2 जो हैं वो हमारे पोस्ट प्रेंडियल हो जाएंगी और 2 यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या खाना खाने के शुरू होने से पहले, दोपहर और रात के खाने से पहले, और एक दरमियान में वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो 6 लेवल की ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि शुगर को अब हो गया इनको तो दाखिल होने की ज़रूरत है हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे इसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी कि मरीज़ दाखिल भी हो सकता है, मरीज़ दाखिल नहीं भी हो सकता। इसमें जो सबसे अहम जो फैक्टर है या अवामिल जो इसमें जो अहम हैं, उनमें से एक ये है कि जिस मरीज़ को हुई है उसको कितना पता है कि शुगर कैसे आगे लेकर चलनी है। हाँ, एजुकेशन जो तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा। फिर उसके घर वालों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। और फिर जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, जिसके पास आप ट्रीट हो रहे हैं, जो आपका इलाज कर रहे हैं, वो या जो गायनिकी डॉक्टर, ठीक है, वो आपको किस तरह से देखते हैं। तो दोनों पैराओं में हम इसको लेके जा सकते हैं, यानी कि हम खुद से भी मरीज़ को ये तालीम और आगाही दे सकते हैं, आप इसी तरह शुगर मॉनिटर करें, फिर इस तरह हमारे पास चार्ट बना कर लाएँ तो हम उसको प्रॉपर एक तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। तो मिनिमम भी अगर एक खातून जाए तो मिनिमम 3 से 4 टाइम यानी कि 3 से 4 दफ़ा उसको शुगर चेक करनी चाहिए, जब तक उसकी शुगर एक स्टैंडर्ड लेवल, वो कौन सा हमारा लेवल है कि अगर उसकी खाली पेट 95 से कम हो, ठीक है, खाने के 1 घंटे बाद 140 से कम हो और 2 घंटे बाद 126 से कम हो, 126 मिलीग्राम। तो ये हमारे लेवल्स हैं जिसको हम टारगेट करके आगे चलते होते हैं। मैनेजमेंट कैसी है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिसर्चेज़ हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खाली पेट ले लें और 1 घंटे बाद ले लें, तो डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज़ हुई, उन्होंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं कि आप खाली पेट 1 घंटे बाद चेक करें या 2 घंटे बाद करें, तो ये तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं। किसी स्टडी के अंदर होगा क्योंकि खाली पेट ज़्यादा अहम है, ठीक है। हमने बेसिकली जो मरीज़ को, हमने लास्ट टाइम भी इस बात को कहा था, हमने मरीज़ को फोकस ये करना है कि उसको पेचीदगी ना हो, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, पेशाब के अंदर प्रोटीन ना आए, सोजे ना पड़ें, बच्चे का वज़न बड़ा ना हो जिसकी वजह से पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मतलब ऑपरेशन करना पड़ जाता है, या बच्चा जो है वो क्या कहते हैं जल्दी पैदा हो जाता है, मतलब अपनी पूरा हमल पूरे किए बगैर पहले ही पैदा हो जाता है, या फिर बाद का डिलीवरी के दौरान बच्चे का बाजू निकल जाता है जिसे शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं, उसमें फिर आगे मज़ीद पेचीदगी होती है, सारी उम्र के लिए हो सकता है, नसें ना काम करें। तो हमारा मकसद होगा कि हम इन चीज़ों को रोकें। अब ये कि अब ये दूसरा इस चीज़ पे भी मुनसिर है कि मरीज़ कितनी दफ़ा खुद से करना चाहता है, ठीक है, और मरीज़ को पीछे से बैकग्राउंड में हमने उसको कितना एजुकेट किया हुआ है कि ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ उस वक्त हमल के लिए बल्कि बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो इसलिए शुगर 3 से 4 दफ़ा कम से कम ज़रूर देखें, जब तक शुगर हमारी उस टारगेट वैल्यू के अंदर या उस रेंज के अंदर या उस क्या कहते हैं हिस्से में ना आ जाए जिसमें जो है वो हमें ये होगा पेचीदगियों का डर ना हो। तो इसका मतलब है कि शुगर हमल के दौरान आम तौर पे जितनी नॉर्मल रखी जाती है उतनी नहीं होती, उससे भी ज़्यादा नीचे उससे भी ज़्यादा नीचे रखी जाती है। उसके मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ट्रायल्स हुए हैं, रिसर्चेज़ हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ये एविडेंस बेस्ड, मतलब जिसे हम कहते हैं कि सबूत के तौर पे उन्होंने ये किया हुआ है कि ये हमारी गाइडलाइंस हैं और ये हमारा एक टारगेट वैल्यू है, ये हमारा गोल है कि हमने इसको अचीव करना है। तो डॉक्टर साहब इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का फिर चांस नहीं बन जाता? इसमें यह कि जो हाइपोग्लाइसीमिया का भी चांस होता है और हो भी सकता है,
अगर मतलब ये है कि वो हम अभी आगे ग़िज़ा की सूरत में जो है वो बताएंगे कि कैसे आपने हाइपो को प्रिवेंट करना है, और जब हाइपो हो जाए तो फिर हमने इसको कैसे आगे चलना है। वैसे जनरली तौर पे इसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के कम होने की तारीफ़ वही है, अगर 60 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम हो जाए, मरीज़ को पसीना आना शुरू हो जाए, मतली होना शुरू हो जाए, घबराहट हो जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, मरीज़ को नींद बेहोशी होनी शुरू हो जाए, तो ये सारे हाइपोग्लाइसीमिया के शुगर कम होने के हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब दूसरी तरफ जो शुगर बढ़ी हुई, आप किसको कहेंगे? फाके की हालत में, 8 घंटे के फाके की हालत में आप कहेंगे नहीं भाई इसकी शुगर ठीक नहीं है, या खाने के घंटे बाद कितनी हो तो आप कहेंगे ये ठीक नहीं, उसमें जो 2 घंटे बाद कितनी हो तो आप कहेंगे ये ठीक नहीं, और अगर रात को कोई 2-3 बजे अगर शुगर चेक करें जगा के तो ये अच्छा आइडिया है या नहीं? देखिए, कोशिश करें कि आप इस तरीके से रखें कि मरीज़ को तालीम, क्योंकि हमारी डायबिटीज़ की जितनी भी जो तशख़ीस है उसका इलाज है वो तालीम सबसे पहला बुनियादी जो है उसमें अहम जो है वो अंसर है। अब ये है कि मरीज़ को चाहिए कि वो खाने के 1 घंटे बाद उसकी 140 से कम होनी चाहिए, 140, ठीक है, और 2 घंटे बाद 126, 126 जिसे हम कहेंगे। उसमें ये है कि इसमें स्टडीज़ में देखा गया कि मरीज़ों को इस पर हाइपो नहीं होता अनटिल कोई मरीज़ का थर्मोस्टैट ये कि 300 है, तो हम अगर थर्मोस्टैट को वापस लेके जाएंगे, जो सेट पॉइंट है उससे पीछे आएंगे, तो मरीज़ वैसे भी घबराता है। और हमारे यहाँ इवन लोग जो है वो तो 100 के ऊपर भी उनको लगता है कि जैसे हमें हाइपो हो रहा है, क्योंकि उनका सेट पॉइंट जो टेम्परेचर जैसे बॉडी का है, इस तरह शुगर का पॉइंट भी है, अगर वो बढ़ जाएगा तो हम उसको जो है वो कंट्रोल करना है, तो हमने मरीज़ को एजुकेट करना है। तो जब भी आप देखें खाने के 2 घंटे बाद चेक करें, मीन वाइल चेक करें, इट शुड बी लेस देन, मतलब 2 घंटे बाद 126 से कम होनी चाहिए। डॉक्टर साहब HbA1c भी चेक करानी चाहिए हमल के दौरान? अच्छा, हमल के दौरान इसके बारे में ये, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है वो हमारी क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में होती है, इन चीज़ों में होती है, बाज़ औक़ात खून की कमी भी हो रही होती है, तो इसमें जो HbA1c है वो बेसिकली जितनी ज़िंदगी होती है हमारे सुर्खुलियों की उस पर मुनसिर है, तो प्रेगनेंसी के दौरान वो थोड़ा बहुत चेंजेस आती हैं, तो इसलिए ये 100% रिलायबल नहीं रहता। ठीक है, बात क्योंकि हमारे यहाँ औरतों में वैसे खून की बहुत कमी है, तो इसलिए वो प्रेगनेंसी में वो फिर हमें फॉल्स वैल्यू दे देता है। ठीक है, क्योंकि उसने जितना जो है वो ज़िंदगी है सुर्खुलिये की, उतनी उसने हमें वैल्यू देनी है, तो वो कम होगी तो ऑब्वियसली वो हमें फॉल्स ही वैल्यू देगी, ये पेशेंट में ठीक भी है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं, मतलब शुरू में आप स्क्रीन कर लें तो बेहतर है। राइट। डॉक्टर साहब ये ग्लूकोमीटर से चेक कर लें अपनी उंगलियों से, या लेबॉर्ट्री जाके नाड़ से चेक कराएं? देखें, बार बार मरीज़ के लिए लेबॉर्ट्री में जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो घर में हमारी जो ब्लड है वो भी हमें आलमोस्ट क्लोज टू नॉर्मल रेंज ही दे देता होता है, उतना ही कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो बेहतर है। कुछ अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि जब वो शुगर चेक करें तो पहला ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है, जो पहला खून का कतरा, उसको वेस्ट कर लें। अच्छा, ठीक है, फिर दूसरे ड्रॉप पे चेक कर लें, तो उसमें भी 15-20 मिलीग्राम की वेरिएशन आ जाती है, तो ये भी मरीज़ को हम बाज़ औक़ात अपने क्लिनिक्स के अंदर ये एजुकेट करते हैं, उसको तालीम देते हैं कि आप इस तरह भी शुगर चेक कर सकते हैं। वेरी गुड। डॉक्टर साहब इलाज शुरू कब करना चाहिए? इलाज देखें, जो हमारे पास कट वैल्यूज़ हैं, मतलब जो हमारा टारगेट है, जब उससे ऊपर शुगर जाएगी तो हमने इलाज शुरू करना है। अब ये है कि वो जो वैल्यूज़ हैं या जो हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं शुगर की, वो जितनी ऊपर जाती जाएंगी उतना हमारा इलाज का थ्रेशोल्ड जल्दी आता जाएगा, मतलब हमें इलाज करने की जल्दी ज़रूरत है जी। इसमें यह है कि जो इलाज का जो तरीक़ाकार है इसमें वो वही 3 स्टेप्स हैं जो कि हम आम तौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ों को या ज़ैबतीज़ के मरीज़ों को कहते हैं, जिनमें से एक ग़िज़ा का परहेज़ यानी कि मुनासिब ग़िज़ा लेनी, दूसरी चीज़ सैर है, और तीसरी चीज़ हमारी दवाइयाँ हैं। अब ये जो हमल के दौरान शुगर होती है, अगर फ़ीमेल अपनी ग़िज़ा से और सैर अच्छी करें तो 70% जो 70% ख़वातीन हैं उनमें बाज़ का दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन ये है कि 30% में जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ये क्योंकि अमेरिका के वो हैं, वहाँ पर जो स्टडीज़ हुई हैं उससे है, हमारे यहाँ हो सकता है ये मुख्तलिफ भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के जो है वो लोगों की आदत मुख्तलिफ हैं, लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ है, फिर हमारे यहाँ वो लोग इतना क्या कहते हैं उसको अहमियत नहीं देते कि हम मीठा चेक खा रहे हैं नहीं खा रहे, फिर मरीज़ों के बहुत सारे सवालात होते हैं कि ये मीठे में खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो वो इसी जो है वो क्या कहते हैं गू मगू में, हाँ गू मगू में वो इसी वो सब कुछ खा लेते हैं, वो फिर अगली दफ़ा आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना वो हमने ये खाया था। ग़िज़ा में जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम वो वाली ग़िज़ाएँ लें जिनमें शुगर की मिकदार कम हो, जैसे फ्रूट्स कुछ हैं हमारे जो है वो सेब है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब मीठा है उसमें कम होता है, इस तरह अमरूद हैं वो ले सकती हैं ख़वातीन, कीवी है, आड़ू है, ठीक है, ये चीज़ें वो हैं। कोशिश करें ये आम
और केले, ज़्यादा मिल्क शेक्स, फ्रेश जूसेस, इनसे अवॉइड करें क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होती है और यकदम से शुगर ऊपर जाती है। फिजी ड्रिंक्स तो आपने पिछली दफ़ा भी पिछली दफ़ा भी हमने कहा था कि लोग जो रेड बुल्स और ये जो कोक्स और ड्यूज़ और जो हमारे यहाँ टैंग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रिंक्स वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि ग़िज़ा के अंदर जो है वो प्रोटीन भी लें। प्रोटीन से मुराद ये है कि जैसे गोश्त वगैरह है वो बोटी वगैरह लें, जो चिकन खाना है वो लें, जो जिसको जितना पसंद है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। उसके अंदर डीप फ्राइड और फ्राइड चीज़ों से फ्राइड चीज़ों क्योंकि उनसे शुगर बढ़ती है। ओके, ठीक है। दूसरी ये है, तीसरी चीज़ जो अहम है वो फ़ैट है, मतलब जो है चिकनाई लेनी है। चिकनाई में वो कोशिश करें बेकरी की चीज़ें ना लें, ये चीज़ ना लें जो हमारे यहाँ, और ये जो वेरियस किस्म के मिल्क्स हैं जो हमारी जो है क्या कहते हैं बेकरीज के ऊपर अवेलेबल हैं, इनसे अवॉइड करें। चीनी और मैदा अवॉइड हाँ, चीनी और मैदा। और सैचुरेटेड फैट्स की बजाय अनसैचुरेटेड फैट्स लें, यानी जैसे ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल ले लें, पाम ऑयल ना लें, पाम ऑयल सैचुरेटेड फैट है। ठीक है। कोकोनट ऑयल, कैनोला ऑयल, हाँ, कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल उसमें ही आ जाता है सैचुरेटेड में। अच्छा, हाँ। तो दूसरी तरफ अगर हम सैर की बात करें और एक्सरसाइज की बात करें, अच्छा, जो इसमें मरीज़ को हमें चाहिए कि हम उसको अनटिल लेस कोई उसकी प्रेगनेंसी में ऐसा मसला ना हो कि उसे चलना फिरना डॉक्टर ने मना किया हो किसी भी वजह से, तो वैसे तो रूटीन में जैसे एक्सरसाइज लोग करते हैं 30 मिनट की वॉक करें डेली, वो ज़रूरी है इसके अंदर, ज़रूरी है। हाँ। और बाहर तो लोग, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, लोग तैराकी की क्लासेस लेते हैं, योगा करते हैं, वो आपके अपने सोशल उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी है, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। जो ये दोनों अगर एलिमेंट हम कंबाइन कर लें तो आलमोस्ट 60 to 70% लोगों की शुगर इससे जिन लोगों को हमल के अलावा जो मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ होती है उसमें भी कंट्रोल हो सकती है। और इसमें भी, हाँ, हमल में इसमें भी हमल में मैं अपने मरीज़ों को समझाता हूँ कि डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट है वो एक ट्रायंगल की तरह है। अच्छा, ठीक है। ट्रायंगल मुसल्लस है, 3 कोने होते हैं उसके, एक ग़िज़ा से लिख दें, एक सैर लिखें और एक मेडिकेशन। तो 30% ग़िज़ा, 30% सैर और 40% दवाई। ठीक, अगर आप 60% कंबाइन कर रहे हैं वो मरीज़ के पास है, वेरी गुड। 40% जो है वो बॉल डॉक्टर के कोर्ट में है। अब वो मरीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसको कहाँ फेंकता है। राइट, वो चाहे 1 लाख रुपए की दवाई भी ले ले, वो पर ईयर या जितनी भी ले ले महंगी दवाई, जब तक वो 2 कोने वो कंप्लीट नहीं करेगा तो वो ट्रायंगल नहीं, मुसल्लस नहीं पूरी होगी और उसमें बीमारियां बढ़ती जाएंगी, चाहे वो हमल के दौरान हो या हमल के बगैर जिन लोगों को आम रूटीन में जिन लोगों को शुगर होती है। डॉक्टर साहब, दवाई कब शुरू करनी चाहिए, कौन सी शुरू करनी चाहिए, और जो है ओरल मेडिसिन खाने वाली लेनी चाहिए या टीका इंसुलिन लगानी चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि दवाई तो हम उस वक्त शुरू करेंगे जब अगर ग़िज़ा और सैर से मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं आती, खाली पेट 95 नहीं आती, तो हम शुरू कर देंगे, या खाना खाने के 1 घंटे बाद 140 से ऊपर जाती है तो हम उसको, और साथ में ग़िज़ा और जो सैर है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हम फिर मरीज़ को दवाई शुरू करेंगे। अब ये है कि मरीज़ खाने वाली गोलियाँ भी हैं इसके लिए और इंसुलिन भी है, तो दोनों चीज़ों पे रिसर्च भी हुई है, दोनों चीज़ों पे अपनी अपनी सिफारिशात हैं जो कि डायबिटिक एसोसिएशंस की हैं। हमारे यहाँ लोग इंसुलिन से डरते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इंसुलिन पता नहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जैसे जहर है। इंसुलिन के मुतालिक 2 बातें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये है कि ये आखिरी इलाज है, 1। नंबर 2 कहते हैं कि एक दफ़ा इंसुलिन अगर इंजेक्ट कर ली तो ये लग जाएगी, वो मतलब मीठे जहर की तरह है। कुछ ऐसे ही। इसमें फिर आप पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि देखें, अगर आपके घर के अंदर पानी आ रहा है और मोटर ख़राब हो गई और मैकेनिक 2 दिन नहीं आएगा, तो हम इस चीज़ का इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि मैकेनिक आएगा तो मोटर ठीक करेगा, तो हम पानी कहीं से लेंगे, या हमसायों से लेंगे या बाज़ार से ख़रीदेंगे। बॉडी में भी ऐसे इंसुलिन है, इंसुलिन का क्राइसिस जब बॉडी डेवलप करती है तो हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है जब तक वो अपने क्राइसिस को रिजॉल्व ना कर सके। तो ये मरीज़ को समझाना ज़रूरी है कि ये फ़र्स्ट इलाज है, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज तो इंसुलिन है, ठीक है। ये दवाइयाँ हैं वो हमें मदद कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो ख़वातीन ज़्यादातर फ़र्स्ट टाइम हामला होती हैं, तो ये इनका एज ग्रुप 18, 19, 20s, 30s ऐसा हो सकता है, तो जिनको अर्ली एज में डायबिटीज़ तशख़ीस हो जाती है हमल में, इनका लबलबे की क्या पोजीशन होती है? अच्छा, उसमें फिर ये है कि अगर उनको अर्ली एज में, जैसे जो डायबिटीज़ के बारे में प्रेगनेंसी में कहा जाता है, उसके बारे में एक वर्ड यूज़ होता है, वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। ये स्ट्रेस टेस्ट है जो आने वाले में बताएगी कि हो सकता है इस मरीज़ को शुगर हो सकती है, इस मरीज़ को दिल के मसाइल हो सकते हैं, बाकी भी। ये कैजुअल नहीं होती है, ऐसे ही नहीं किसी को हमल में शुगर हो जाए,
तो इसके पीछे पूरी एक यही होगी स्टोरी, या तो उसकी फैमिली में डायबिटीज़ चल रही है और वो अर्ली एक्सपोज होगी। अर्ली एक्सपोजर का ये मतलब है उसका वज़न बढ़ा प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी पहले वज़न ज़्यादा था, उसने मीठे का परहेज़ नहीं किया, जो है वो लाइफस्टाइल ऐसा गुजारा कि बस लेटी रही बेड के ऊपर, नाश्ता भी बेड के ऊपर किया, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हमारे यहाँ लोग देते हैं, मीठे भी देते हैं, मुरब्बे बना के देते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसको इसका मतलब कि उसका जितना अर्ली आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ आएगी उतना ही है कि आपको जल्द से जल्द इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसको ही डेवलप होगी 18-19 में, जिसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ पीछे से कंप्रोमाइज़ होगा। ठीक है। तो ये दोनों तरफ हो सकती है, मतलब कुछ लोगों को 18-19 ईयर्स की उम्र में प्रेगनेंसी में हम हुआ, 2/3 ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आगे डायबिटीज़ नहीं भी होती, Okay. लेकिन 1/3 ऐसे हैं कि जिनको ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं डायबिटीज़ आगे चल के हो जाएगी। अब आप बता रहे थे ओरल मेडिसिन हाँ, और इंसुलिन। खाने वाली जो दवाइयाँ हैं उनमें हमारी एक आम जो जिसे मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से है, इसके ऊपर भी है, ये है, इसके मरीज़ जो है वो आराम से खा लेता है, खाने वाली गोली है। और दूसरा ये कि इससे वज़न कम होता है, बट लेकिन इसका एक ख़ास हद तक लोग कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं होगी तो फिर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है, जो ज़्यादातर मरीज़ हैं हमारे, उनमें ग्लूकोफेज जिसे हम मेटफॉर्मिन और साथ में इंसुलिन देनी पड़ जाती है हमें। अच्छा, दोनों साइड बाय साइड इकट्ठी। हाँ, अब ये मरीज़ पे डिपेंड करता है कि मरीज़ किस तरह ले रहा है। अब मरीज़ की शुगर अगर 200-300 रह रही है और वो कहता है कि नहीं मैंने ग्लूकोफेज से ही कंट्रोल करनी है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर मुश्किल। इसमें आप को चाहिए कि आप मरीज़ को ये समझाएं कि ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं, ये आपकी सारी उम्र के लिए ज़रूरी है। अभी आप क्राइसिस में हैं, जैसे आपका क्राइसिस ओवर होगा, हो सकता है आपको इंसुलिन बाद में ना लेनी पड़े, हो सकता है ग़िज़ा से और सैर से ही आपका काम बाद में हमले के बाद चलता रहे। तो दवाई, जो दूसरी दवाई खाने वाली है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ग्लाइब्यूराइड कहते हैं जिसको, ठीक है, वो भी इसी तरह की है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक तो उससे शुगर कम होने के चांसेस होते हैं, जिस तरह हमने कहा था गैटल ग्रीमीपेराइड जो पुरानी दवाइयाँ हैं, डायनल, तो ये वज़न भी बढ़ाती हैं। दूसरा ये कि ये माँ के जो प्लेसेंटा बना होता है उससे क्रॉस होती हैं और उसके बाद जो है वो बच्चे में जो है वो चेंजेस आने का ख़तरा होता है, बच्चे में तब्दीलियाँ, मतलब वो ना ले। कोशिश करें कि जो मेटफॉर्मिन पे अगर कंट्रोल नहीं होती ग्लूकोफेज पे, तो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं। अब इंसुलिन हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ इंसुलिन है, ठीक है, हमने वो इंसुलिन देनी है कि जो ना माँ के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करे ना बच्चे के लिए, यानी कि उसके अपने क़ुव्वत मदाफ़त के ख़िलाफ़ काम ना करे, ठीक है। उसमें ह्यूमन इंसुलिन जो है, जिसे हम रेगुलर इंसुलिन भी है, NPH है, ठीक है, 70-30 है, ये वाली इंसुलिन के ट्रायल्स ज़्यादा हैं, मतलब इसको रिसर्च में ज़्यादा देखो और ये सेफ़ है। रेगुलर इंसुलिन क्या है, NPH क्या है और 70-30 क्या है? हाँ, जो रेगुलर इंसुलिन है वो हमारी जो है वो शुगर को कंट्रोल करती है 6 से 8 घंटे के दौरान के लिए, मैक्सिमम इसकी इतनी है। जो NPH है वो कितनी जल्दी काम शुरू करती है? ये तकरीबन आप जब खाना, इसका खाने के साथ ताल्लुक है, आप खाना ले लेते तो ये 15 से 20 मिनट में भी स्टार्ट कर लेती है अपना असर, और बाद अगर आप खाना डिले करेंगे तो 1-2 घंटे में भी असर कर सकती है। तो आपने खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले लेना है, क्योंकि 15 से 20 मिनट इसको चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। जो NPH है, जिसे हम दरमियानी तरह की इंसुलिन कहते हैं, वो तकरीबन 12 से 18 घंटे बॉडी में रहती है और वो आराम से अपनी पीक लेगी 3-4 घंटे के बाद, और उसके बाद वो आपको कंट्रोल देगी। ये दोनों को इकट्ठे भी दिया जाए? इकट्ठे, उसको हम 70-30 कहेंगे। अच्छा, जिसमें 70% N होगा और 30% हमारा R होगा, ताकि जो थोड़ा थोड़ा खाना ले रहे हैं उसके लिए R है। लेकिन जो रिकमेंडेड रेजिमेंट, मतलब जो वो कहते होते हैं कि आप ऐसा कोशिश करें कि मरीज़ को जो लंबी देर वाली इंसुलिन है वो उसके शुगर लेवल के हिसाब से दें। जैसे अगर एक मरीज़ का खाली पेट शुगर ज़्यादा आती है तो हम उसको रात में NPH पे डाल सकते हैं ताकि उसकी सुबह वाली शुगर कंट्रोल हो। इस तरह अगर खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद शुगर बढ़ती है तो हम R दे सकते हैं, जब वो हम 1 टाइम दे, 2 टाइम दे, 3 टाइम, ये मरीज़ की शुगर लेवल हमें बताएगा। दूसरा, मरीज़ कितना कंफर्टेबल है, वो कितना बेहतर महसूस करता है इन चीज़ों के साथ। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि इनके अलावा जो वो महंगी हैं, जिनको एनालॉग्स कहते हैं, एनालॉग्स में से जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब थोड़ी देर में काम करती हैं, जो बॉडी से 3-4 घंटे में निकल जाती हैं और उनका 15 मिनट में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे उसमें हमारे पास नोवोलॉग, हीमोलॉग, एस्पार्ट और लिस्प्रो हैं, ये दोनों हैं जो कि हीमोलॉग और नोवोलॉग के नाम से हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। इन दोनों के ऊपर स्टडीज़ हैं, ये दोनों सेफ़ हैं, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। जो एपिड्रा आती है, जिसे ग्लूलीसीन कहते हैं, वो सेफ़ नहीं है। इस तरह जो लंबी देर के लिए इंसुलिन रहती हैं उनमें डैटिमर, जो कि लेविमर के नाम से आती है, उसके ऊपर ट्रायल्स हैं
उसकी सेफ्टी है। अभी कुछ अर्सा पहले ही उसको कैटेगरी सी, मतलब जो ख़तरनाक कैटेगरी, वो वाली ड्रग जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, उससे बी में शिफ्ट किया गया उसको। ठीक है, लेकिन ये है कि जो दूसरी लैंटस हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, ठीक है, ग्लार्जीन, उसके ऊपर अभी ट्रायल्स नहीं है। हो सकता है वो भी ट्रायल्स हों तो वो भी सेफ्टी की तरफ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रायल्स हैं वो ह्यूमन इंसुलिन हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा NPH है, जो कि पुराने लोग भी इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो यूज़ करते हैं। जो नई वाली महंगी बाकी इंसुलिन हैं उनके अभी ट्रायल्स नहीं है, तो उनके बारे में कहना मुश्किल होगा। हो सकता है जो बाकी दवाइयाँ इन फ्यूचर हो सकता है कि वो हमारे मददगार साबित हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी मार्केट में टीके होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट यूज़ करते हैं, कोई हफ्ते में एक दफ़ा, कोई दिन में एक दफ़ा, क्या वो प्रेगनेंसी में उसमें यूज़ हो सकते अभी तक सेफ्टी इस्टेब्लिश नहीं है उनकी, मतलब वो क्या है, वो इंसुलिन नहीं है? वो इंसुलिन की तरह है। अच्छा, इंसुलिन की तरह इफेक्ट आता है उनका, वो यानी कि वो जो मतलब आप ऐसे कह रहे हैं किसी से मुताबिकत जैसे इंसुलिन की तरह काम करते पर हैं। वो रिकमेंडेड नहीं वो रिकमेंडेड नहीं, अभी उनके ऊपर ना ट्रायल्स भी नहीं है और वो रिकमेंडेशन भी नहीं है उनके ऊपर। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि कैसे पता चले कि जिन खातून को हमल में शुगर हुई थी, जब ज़चकी हो जाएगी, पैदाइश बच्चे की हो जाएगी, तो इनको शुगर रहेगी या नहीं रहेगी? अच्छा, इसमें ये है कि दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए समझने की। जो 4 से 12 वीक यानी कि चौथे से 12वें हफ्ते तक पोस्टमार्टम, यानी कि जब हमल ख़त्म हो जाए उसके बाद, उसके दौरान आपने टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट वो करना है कि जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस है, जैसे हमने पहले लास्ट में कहा था, लेकिन अब उसकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। पहले हमने कहा कि 95 के ऊपर फास्टिंग के ऊपर डायबिटीज़ होगी, अब ऐसा नहीं होगा। इसमें हम वो नॉर्मल जो दूसरे मरीज़ों में यूज़ करते हैं कि अगर खाली पेट उसकी शुगर 126 मिलीग्राम या 120 से ऊपर चली जाए तो उसे हम कहेंगे कि इसको डायबिटीज़ है। या 2 घंटे बाद शुगर लेने के बाद 2 घंटे बाद अगर वो 200 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको डायबिटीज़ होगी। ये हम उस नॉर्मल क्राइटेरिया की तरफ, ये हर फीमेल के लिए करवाना ज़रूरी है। अब बाद का ये होता है हर फीमेल के लिए, मतलब जो जिनको हमल के दौरान शुगर हो तो उनको बाद में ये करवाना चाहिए ताकि वो देखें। और इसके बाद भी वो उनको चाहिए कि पहले वो 6 मंथली या तो अपना GTT करवाएं, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था, और या फिर वो HbA1c कराएं, क्योंकि अब हमल ख़त्म हो गया है, वो वाली स्ट्रेस की स्टेट जो है वो चली गई हुई है। तो अब वो HbA1c 6 मंथ फॉर 1 ईयर, एंड देन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की फैमिली कैसी है, उसका वज़न बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, खुदा ना खासे किसी और मसले की दवाई ले रहा है, तो फिर मिनिमम 3 ईयर्सली वो कहते हैं कि वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो, ठीक है, और जिनको और पेचीदगियाँ जैसे ब्लड प्रेशर का डेवलप हो जाना है, तो उनमें वो 3 ईयर हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी जिनकी हिस्ट्री हो तो उनको रेगुलरली स्क्रीन करना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग एक दफ़ा कराते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और उसके बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि हम ठीक हैं तो हम घर जा रहे हैं। हालांकि 2/3 से 1/3, कोई स्टडी कहती है कि 1/3 फीमेल्स वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में उनको, यानी कि अगली प्रेगनेंसी के अंदर, अगले हमल के अंदर शुगर हो सकती है। और फिर जब 2 दफ़ा आपको हमल में शुगर होगी तो फिर इसका ये मतलब है कि आप अगर परहेज़, सैर और ग़िज़ा का परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको अगले जो है वो तकरीबन 2 से 3 सालों में शुगर हो सकती है। और अगर HbA1c अब तो कहते हैं कि 5.7 से ऊपर हो तो वो अगले 2 सालों में उसको शुगर का मसला लाहक हो जाएगा। उसके लिए ये है कि वो अच्छे तरीके से अपना परहेज़ करें। डॉक्टर साहब, कोई टेक होम मैसेज, कोई अहम बात? जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो अहम बात थी वो ये था कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो। इस दफ़ा ये हो कि अपनी शुगर की हमल के दौरान अहमियत को जानिए, उसको सीरियसली लीजिए, और उसको जो है वो प्रॉपर अपने फिजिशियन से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ उसको मशवरा करें और उसको कंट्रोल करें ताकि आप आने वाली पेचीदगियों से जो है वो बच सकें। डॉक्टर नवीद शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ख्वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे अभी डॉक्टर नवीद शहजाद, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, क्योंकि बात गायनेकोलॉजी की हो रही थी तो मेरे मुंह से निकल गया गायनेकोलॉजिस्ट। मगर हर गायनेकोलॉजिस्ट को भी अगर उनकी पेशेंट जो है हमल के दौरान उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर नवीद शहजाद भी यहाँ पे मौजूद हैं, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सवालात हों तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।